हाय गाइस, मैं हूं पीयूष। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 जो है लिविंग वर्ल्ड, उसका वन शॉट वीडियो। यानी कि सब कुछ कवर होगा कॉन्सेप्ट से लेके जो है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट तक। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अंदर। थोड़ा हल्का हल्का चैप्टर 2 का आपको देखने मिलेगा, बट क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो ऐसा तो होगा ही थोड़ा बहुत। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो है इंट्रोडक्शन टू टेक्सोनॉमी हम पढ़ेंगे। जो था एरिस्टोटल, उसने अर्लीस्ट अटेम्प्ट किए थे साइंटिफिक बेसिस से। और आपको पता है कि वो एरिस्टोटल कौन था? जो हम कहते हैं द एलेक्जेंडर द ग्रेट, वो उसका टीचर था। मतलब कि जो एलेक्जेंडर द ग्रेट था ना, वो स्टूडेंट था एरिस्टोटल का। तो भाई मतलब जो सिकंदर था हमारा, द एलेक्जेंडर द ग्रेट, वो उसने तो पूरी दुनिया ये कही मतलब लूट मची थी, या फिर कह सकते उसकी पूरी दुनिया गुलाम थी। और जो एरिस्टोटल था उसने साइंटिफिक बेसिस पे जो सीक्वेंस वाइज डिवीजन किया था प्लांट और एनिमल का। जिसे हमने प्लांट का उसने किया था हर्ब शब और ट्रीज में। हर्ब शब और ट्रीज तो क्या होता है पता है? अगर नहीं पता है तो ये पढ़ लो। ओके, एंड देन आता है कि एनिमल्स में। एनिमल्स में उसने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। वो था एनाइमा एंड इनाइमा। एनाइमा मीन्स जो कलरलेस फ्लूइड होते हैं वो, इनाइमा मीन्स जो रेड ब्लड फ्लूइड होते हैं वो। कलरलेस फ्लूइड का कहने का मतलब है एब्सेंट ऑफ रेड ब्लड सेल, और जो रेड कलर फ्लूइड है उसका मतलब है प्रेजेंट ऑफ रेड ब्लड सेल। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें ए जिसमें आए तो वो एब्सेंट ऑफ आरबीसी, और जिसमें ई आए वो प्रेजेंट ऑफ आरबीसी। ओके, तो और हमें ये भी पता है कि जो बनाता है उसे हम फाउंडर कहते हैं, और जो उसकी डिटेल स्टडी करता है उसे हम फादर कहते हैं। तो एरिस्टोटल एक फाउंडर था टेक्सोनॉमी का, और जो टेक्सोनॉमी जो टर्म थी वो ग्रीक लैंग्वेज की थी, और वो जो टर्म कॉइंड हुई थी वो एपीडी कैंडोलर ने की थी उसके काफ़ी सालों बाद, वो बुक बन जाने के काफ़ी सालों बाद। ओके, जो टेक्सिस मतलब होता है अरेंजमेंट, और नॉमी मतलब रूल और स्टडी होता है। टेक्सोनॉमी मीन्स जो उसकी डेफिनेशन है वो ये रही, द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट थिंग्स इनटू ग्रुप, और अलग अलग करने के रूल्स को कहेंगे हम टेक्सोनॉमी। यानी कि जो साइंटिफिक प्रोसेस है उसमें थिंग्स को अलग अलग करके ग्रुप में डाला जाता है, उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। एरिस्टोटल कौन था? एरिस्टोटल था फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, और फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी। ओके, और थियोफ्रास्टर कौन था? थियोफ्रास्टर सेकंड स्टूडेंट था एरिस्टोटल का। ओके, तो जो एलेक्जेंडर ग्रेट था फर्स्ट स्टूडेंट, तो पूरी दुनिया ले मतलब पूरी दुनिया उसने लूट ली, और एरिस्टोटल ने तो ये कर लिया था। तो अब थियोफ्रास्टर के पास क्या बचा? घास फूस बची। यानी कि वो फादर ऑफ बॉटनी कहलाएगा। क्या? फादर ऑफ बॉटनी। ओके, तो आगे चलते हैं। अब आया कैरिलियस लीनियस, काफ़ी सालों के बाद एरिस्टोटल के मर जाने के बाद। तो वो कौन बना? उसने डिटेल स्टडी कर लिए टेक्सोनॉमी के, वो हो गया ही इज़ द फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी, फादर बन गया। अच्छा, तो उसने डिटेल स्टडी की हुई तो उसने बेसिक्स तो दिए ना टेक्सोनॉमी के। अच्छा, तो बेसिक्स क्या थे? वो थे कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। और उसने सिस्टमेटिक्स भी दी थी। जो कैरिलियस लीनियस था उसने कहा था कि सिस्टमेटिक्स दी है। तो जो हम जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स में, तो जो टेक्सोनॉमी थी वो ग्रीक वर्ड में थी, क्योंकि जो एरिस्टोटल था वो ग्रीक का था, और जो सिस्टमेटिक्स है वो लैटिन वर्ड की थी, क्योंकि कैरिलियस लीनियस लैटिन का था। ओके, तो फाउंडर तो हमारा टेक्सोनॉमी का एरिस्टोटल रहेगा, और सिस्टमेटिक्स में तो सब उसका ही था जो था हमारा कैरिलियस लीनियस। ओके, तो टर्म कॉइन्ड बाय द एपीडी कैंडोलर टेक्सोनॉमी में। ओके, तो सिस्टमेटिक्स होती है टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको हम कहेंगे सिस्टमेटिक्स। ओके ओके, तो जो कैरिलियस लीनियस था उसको मतलब टू सेकंड वर्ड से बहुत प्यार था। तो उसने क्या किया कि 2 किंगडम क्लासीफाई किए थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और 2 बुक भी लिखी थी। देखो 2 किंगडम, उसने जो किंगडम वर्ड है उसने पहली बार उसने यूज़ किया था कैरिलियस लीनियस ने। तो आप उसके ब्रीफ अगर क्वेश्चन आए तो उसमें ये लिख सकते हैं। ओके, तो जो हमारा बेसिक्स था वो है प्लांट और एनिमल का किंगडम तो ये थे ना, प्लांट और एनिमल। ओके, तो बेसिक्स से आते थे उसने रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, सेल वॉल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिए थे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो उसे RMLC मतलब राम मनोहर लोहिया कॉलेज। ओके, तो राम मीन्स रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, और सेल वॉल, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और ये किसके किसके अंदर है वो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि सब कुछ किसके अंदर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक कौन होता है, हेटेरोट्रोफिक कौन होता है, रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुलस कौन होता है, कौन नहीं। ओके ओके, तो आगे चलते हैं। वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर।
तो सेकंड किंगडम पढ़ लिया था। अब आते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। देखो बाइनो मीन्स क्या पता चलता है, बाइनोमियल मीन्स हमें पता चलता है कि दो दो वर्ड। तो हम इसके जो है एनसीईआरटी में सटीक तरह से अच्छी तरह से समझाया गया है, फिर 20 नोट्स में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। जैसे यहाँ पे देख लो, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस एंड सेकंड वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट्स। एग्जांपल होमोजीनियस, सॉरी होमोसेपियंस। तो होमो जो है एच है कैपिटल लेटर में, जो सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि सेपियंस है वो स्मॉल लेटर में आएगा। तो साइंटिफिक नेम इज रिटन आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, और साइंटिफिक नेम जब हम रिटन करेंगे तब तब उसके नीचे ना ही वो अंडरलाइन आएगी नीचे जो हम अलग से लिखते हैं, वो मैं समझाता हूँ, रुको। तो साइंटिफिक नेम इज रिटन आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, और फिर हम लिखेंगे ILU। ये एग्जाम में मत लिख के आना कि ILU। ओके, तो डायरेक्ट डेफिनेशन लिख देने का मतलब ये ऐसे पॉइंट लिखना है कि इट रिटन इन इटैलिक्स टू शो देयर लैटिन ओरिजिन, और यू लैटिन ओरिजिन, एल मतलब लैटिन, यू मतलब सेपरेटली अंडरलाइन, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ओके। जब वो अलग अलग यानी जब वो हैंड रिटन लिखे होंगे तब उसके नीचे अंडरलाइन होगी। ओके, और जब प्रिंटेड या हाँ रिटन मीन्स प्रिंटेड लिखे होंगे तब वो लैटिन लैंग्वेज में होंगे। तो हमें हैंड रिटन पता ही है। ओके, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ओके, और दूसरे दो बुक्स भी लिखी थी, वो है सिस्टेमा नेचुरे और सिस्टेमा नेचुरे एंड स्पीसीज प्लांटेरम। जो सिस्टेमा नेचुरे है वो एनिमल्स के लिए है, और जो स्पीसीज प्लांटेरम है वो है प्लांट्स के लिए। जो सिस्टेमा नेचुरे जो थी एनिमल्स के लिए वो 1758 में 10th एडिशन आया था। क्या उसके पहले जितने भी एडिशन आए थे वो काम के नहीं थे। ओके, उसके बाद के यानी कि 10th एडिशन ही काम का था 1758 में वाला। ओके, और जो प्लांट्स का था वो 1753 में आया था। ओके, और प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी तो सॉरी, आप सुधार लेना। क्या समझो। अब आया थर्ड किंगडम। जैसे कि हमने सेकंड किंगडम पढ़ा जो था प्लांट और एनिमल, जैसे कि हमने दिया होता है ना मोनेरा, प्रोस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमल है, उसमें प्लांटिया और एनिमल का हमने पढ़ लिया। और जब हमारा आया थर्ड किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा किसने जो थर्ड किंगडम है किसने डिस्कवर किया था, वो हेकल ने डिस्कवर किया था। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्लांट्स यानी कि मैं नहीं कह रहा, जो प्लांट्स में भी नहीं आ रही, जो एनिमल्स में भी चीज़ें नहीं आ रही, उसे हम प्रोटिस्टा में डाल देते थे। अच्छा, तो उसमें कैसी चीज़ें आती थी, ऐसे उसमें जो आते थे जीव जंतु, जिससे मतलब कि एक सेल एक ही काम कर पाता था, और उस एक सेल से अलग अलग, जैसे एक सेल से डाइजेशन कर पाता था तो एक सेल से रेस्पिरेशन, एक सेल पर्टिकुलरली एक ही काम कर पाता है, और सेल कभी मर्ज नहीं हो पाते थे, वो टिश्यू नहीं बन सकते थे, और बाउंड्रीज भी उनकी नहीं थी। तो हम लिखेंगे लेक वेल डिफाइंड बाउंड्रीज उनकी नहीं थी, और टिश्यू भी नहीं होते थे। ओके, और आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा सेल्स ग्रुप में नहीं, मतलब जो हमने कहा वो जो नोट्स में लिखा है वो आप अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हमारा आता है फोर्थ किंगडम। ओके, थोड़ी बहुत स्लाइड इधर उधर हो रही है तो एडजस्ट कर लेना। ओके, फोर्थ किंगडम आते हैं, किसने डिस्कवर किया था, वो है कोपलैंड ने डिस्कवर किया था। अच्छा, कोपलैंड ये कौन था, एक साइंटिस्ट था। जैसे हेकल एक साइंटिस्ट था जिसने थर्ड किंगडम डिस्कवर किया, वैसे ही कोपलैंड एक साइंटिस्ट था। ओके, इसके अंदर क्या आते थे, इसके अंदर मोनेरा आते थे। अब भाई मोनेरा क्या है, देखो जो मोनेरा होते हैं वो कब आए, बेसिकली कब आए, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जब माइक्रोस्कोप आया, तब उसके माइक्रोस्कोप से के बाद तो बहुत सारी चीज़ें हमने खोजना स्टार्ट की। जैसे माइक्रोस्कोप से हमने छोटे छोटे जीव जंतु को खोजा, तो वो सब आ गए इसमें फोर्थ किंगडम में आ गए, जो था मोनेरा में। ओके, और फिफ्थ किंगडम क्या होता है भैया, फिफ्थ किंगडम में RH विस्टेकर आ गए। कौन, RH विस्टेकर, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। और जो फंगी इसके अंदर टोटली जितने भी टाइप्स की फंगी होती है वो सब फिफ्थ किंगडम में आते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। अब हमने अभी क्या क्या पढ़ा, तो मैंने माइंड वेब दे दिया है। जो सेकंड किंगडम था वो था कैरलियस लिनियस ने डिस्कवर किया था, और उसमें था प्लांटिया और एनिमेलिया। प्लांटिया हर्ब सब एंट्री, एनिमेलिया एनामा और एनाइमा बेसिक्स थे उसके। जो RMLC रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, सेल वॉल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके,
ओके, थर्ड किंगडम डिस्कवर किया था हेकल ने, और इसमें प्रोटिस्टा आते थे, और इसमें लेक ऑफ वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, लेक ऑफ मतलब कमी थी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज की, और अलग अलग सेल अलग अलग काम करते थे। फोर्थ किंगडम में आता मतलब फोर्थ किंगडम में मोनेरा आते थे और डिस्कवर बाय कॉपलैंड। ओके, जब माइक्रोस्कोप आया ना तब ही ये फोर्थ किंगडम आया, और इसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लिखना मत भूलिएगा। ओके, फिफ्थ किंगडम बाय R.H. विस्टेकर, इसमें क्या आते हैं ऑल टाइप्स की फंगी आती है। ओके, अब आया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमिलिया, जो हमारे 5 किंगडम है वो। तो प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोट मतलब क्या होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में आते हैं मोनेरा, और यूकैरियोट में आते हैं जो हमारे प्लांटी और प्रोटिस्टा, फंगी और एनिमिलिया। ओके, अब इसके 2 डिज़ाइन कर दे, तो एक यूनिसेल वाला और एक मल्टीसेल वाला। यूनिसेल में प्रोटिस्टा आते हैं, मल्टीसेल में आ गया प्लांटी और फंगी, और जो हमारा आ गया एनिमिलिया। और इसको हम 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, तो ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक में। ऑटोट्रोफिक में कौन आते हैं, वो प्लांट आते हैं, और हेटरोट्रोफिक में फंगी और एनिमिलिया दोनों आते हैं। अब इसको भी अगर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो जिसके अंदर सेल वॉल है और जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल किसके अंदर है, फंगी के अंदर सेल वॉल होती है विथ काइटिन। ओके, और जो नॉन सेलुलर कौन है, एनिमल के अंदर कभी सेल वॉल देखिए, आपके अंदर कभी सेल वॉल देखिए नहीं होती, तो वो उसमें आएगा। ओके, तो अब आगे चलते हैं और कुछ कोड्स की बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। 4 कोड्स लिखे हैं मैंने जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और उससे पहले जो इम्पोर्टेंट टेबल बता रहा हूँ चैप्टर 1 के और चैप्टर 2 के, वो ज़रा कर लेने। ये 2 टेबल है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो चलिए कोड्स की बात करते हैं। कोड्स है ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, ICNB क्या, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। समझना, लास्ट में जब बी आए तो बैक्टीरिया आता है, और जब पहले बी आए तो वो आता है बोटेनिकल। ओके, जेड मतलब हमें पता है कि जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, अब टेक्सोनॉमी का हम पढ़ेंगे, जो हमने आगे पढ़ा था उसका छोटा सा इंट्रो, तो उसी में ही आज हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी का टॉपिक, आज मतलब पूरे वीडियो में। ओके, फिर पूरा वन शॉट होने वाला है। तो टेक्सोनॉमी जो हमारे चैप्टर 1 का है ये टॉपिक। ओके, मतलब ये पूरा चैप्टर 1 ही है, पर स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रहा हूँ मैं। ओके, तो जो है टेक्सोन एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, और जो टेक्सोन है वो एक जैसे एक कप है वो है, और जो उसके अंदर बॉल्स है वो आप उससे कैटेगरी आप बोल सकते हैं। ओके ओके, तो क्या है वो कैटेगरीज, वो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके, जब जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तब जो सिमिलरिटीज़ है वो इंक्रीज़ होगी, सिमिलरिटीज़ और स्पेसिसिटी दोनों इंक्रीज़ होगी, और जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो वही सिमिलरिटीज़ और जो हमारी स्पेसिसिटी वो डिक्रीज़ होगी। ओके, और जब हम पहला पढ़ेंगे स्पीसीज से, स्पीसीज क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज आर नोन एज स्पीसीज। ये है इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ये है। ओके, फंडामेंटल सिमिलरिटीज यानी कि जो बॉडी शेप हो गया, बॉडी फॉर्म हो गया, बिहेवियर हो गया, बट वी कैन डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। एग्जांपल लायन, टाइगर, लेपर्ड, डॉग, वोल्फ, कैट, पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई, ये सब है जिसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हालांकि इन दोनों के जो जीनस है वो एक है सबके, बट स्पीसीज का है ना, इसलिए स्पीसीज का पढ़ रहा है तो हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। ओके, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो है अर्नस्ट मायर ने दिया था, उसे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है, और जिसने कहा था मोस्ट एक्सेप्टेड, कहा था कि वी कैन से सम स्पीसीज व्हेन दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एंड दे कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज नोन एज स्पीसीज। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि ऐसे स्पीसीज जो तो रिप्रोडक्शन के कैपेबल है, कैपेबल तो खुद भी है, और जिनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं वो भी फर्टाइल हो, उसे हम कहेंगे। जैसे काफ़ी सारे जो एनिमल्स है वो अनफर्टाइल होते हैं, जैसे विथ जो होते हैं हिनी, घोड़ा और घोड़ी जिससे मल्टीप्लाई होता है, बट ये अभी काम की चीज़ नहीं है। बट ये एग्जांपल लिख देना है कि इनफर्टाइल हो, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमंस हो गए, और हनी हो गई, म्यूल हो गए यानी कि घोड़ा और गधा का। ओके, और टाइगोन हो गया, लाइगर हो गया। ओके, अब
आते हैं जीनस पे। तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस। क्या अभी क्या था, जो स्पीसीज की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज आर नोन एज स्पीसीज। और जो हमारा सेकंड है अभी हम पढ़ रहे हैं जीनस। जीनस में क्या होगा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस। जो उसके क्लोजली रिलेटेड कौन है, वो है स्पीसीज। तो हम कहेंगे ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस। ओके, जीनस suggest a common ancestors. Yep, ancestors means पूर्वज. Okay, we find some less similarities in genus than that of a species and more differences than that of the species. जैसे कि मैंने कहा था, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएं, सॉरी नीचे से ऊपर जाएंगे, तब जो है सिमिलरिटीज वो है वो डिक्रीज होती जाएगी। जब ऊपर से नीचे आएंगे तब इंक्रीज होगी। तो वही यहाँ पे लिखा है, ट्विस्ट करके लिखा है। ओके, जो है पेंथर, जैसे कि हमने जीनस में कौन आता है, पेंथर आगे की बात की थी। जो टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये सब है किसके जीनस है, पेंथर के, बट इनकी स्पीसीज अलग अलग है। ओके, सम फ्यू आर लाइक फेलिस हो गए, जो है जंगली कैट हो गई, फिशिंग या फिर गोल्डन कैट हो गई, इसे हम फेलिस कहेंगे। अच्छा, केनिस, केनिस डॉग, वुल्फ, जेकल, इन सब को हम केनिस कहेंगे। ओके, सोलोनम, सोलोनम यानी कि पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई, इन्हें हम कहेंगे स्पीसीज। ओके, तो हम आगे आ जाते हैं, वो है हमारा फैमिली वाला टॉपिक। तो फैमिली कहते कहते, जैसे हमने जीनस में कहा था कि उसके क्लोजली लेते, यानी कि उसका एक नीचे वाले को लेते, यानी कि जैसे हमने लिया था जीनस में स्पीसीज का, वैसे हम फैमिली में लेंगे किसका, जीनस का। तो कहेंगे हम ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली। Families are classified on the basis of both vegetative and reproductive categories. ये क्या है, वेजिटेरियन रिप्रोडक्टिव, आगे समझोगे पता चल जाएगा। फेलिडे, फेलिडे में कौन आता है, फेलिडे में पेंथेरा जो जीनस है और फेलिस दोनों आते हैं, यानी कि जो हमारे केट, लायन एक्सेट्रा वो सब इसमें आते थे, तो वो फेलिडे में आ गए। ओके, कैनेडे में, कैनेडे में केनिस आता है। केनिस में कौन आते हैं, केनिस में डॉग, वुल्फ एंड एक्सेट्रा रहता है। सोलोनेसी, सोलोनेसी में कौन आता है, सोलोनम, पेटूनिया, धतूरा, ये सब सोलोनेसी में। देखो, तो क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, जो फैमिली का क्वेश्चन, जो फेलिडे और सोलोनेसी वाला है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलिडे में कौन आता है और सोलोनेसी में कौन कौन आता है। ओके, ओके, जैसे कि हमने कहा सिमिलरिटीज इज लेस एंड डिफरेंस इज मोर इन फैमिली देन दैट ऑफ द जीनस। ओके, अब आते हैं हम ऑर्डर पे। ऑर्डर क्या होता है, जैसे फैमिली का हमने जीनस लिया था, वैसे हम ऑर्डर का लेंगे। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड एन जीनस। सिमिलरिटीज आर लेस एंड डिफरेंसेस आर मोर देन दैट ऑफ फैमिली। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे कार्निवोरा, जो हमारे फेलिडे एंड कैनिडे। ओके, एग्जाम्पल में डायरेक्ट आप कार्निवोरा लिखोगे तो भी चलेगा। ये सब जीनस फैमिली जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको लिख दिया। उसमें पिछले वाले में भी ऐसा ही था। ओके, पेंथेरा प्लस फेलिस क्या होगा, फेलिडे होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये याद नहीं होगा तो। ओके, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल भी आएगा ना भैया। पोलिनोमियल जब सोलोनेसी और कन्वर्सी दोनों जो होगी वो मिक्स होगी ना, तब हम उसे पोलिनोमियल कहेंगे। ओके, अब आता है क्लास। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास। अब इसके नीचे वाला मतलब ऑर्डर आए तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास। मेमलिया, इसका एग्जांपल आएगा मेमलिया। अब मेमलिया क्या होता है, प्रीमिटा और कार्निवोरा जो था वो उसे हम मेमलिया कहेंगे। ओके, ओके, फाइलम, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास इज कॉल्ड फाइलम। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास इज कॉल्ड फाइलम। ओके, किंगडम, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड किंगडम और division is called kingdom. Group of closely related phylum and division is called kingdom. देखो, हमने कहा कि फाइलम होता है वो एनिमल्स के लिए होता है और डिवीजन होता है वो प्लांट्स के लिए होता है। ओके, इसके अंदर एग्जांपल लिखेंगे, प्लांटिया, एनिमलिया, प्रोटिस्टा, जो भी है वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमलिया। ओके, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स मतलब वो वाले एड्स नहीं, एड्स मीन्स हेल्प होता है इस चैप्टर में, या फिर कह सकते हो अभी तक के हमारे सिलेबस में एड्स मीन्स हेल्प होता है। ओके, ओके, तो टेक्सोनॉमी का एड्स दो टाइप की होती है, वो एक्स सितु और इन सितु। एक्स सितु उसको कहते हैं जो कि कोई किसी भी चीज़ को ले जाकर उसको वहाँ
फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। और इन सिटू उसको कहते हैं वो जहाँ रह रहा है वहीं पे उसको फैसिलिटीज़ सारी प्रोवाइड की जाती है। ओके। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन होता क्या है? कंजर्वेशन एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है, नोट्स में लिखा है, बट मतलब क्या होता है आगे बताता हूँ। देखो, कंजर्वेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्रिजर्वेशन होता है डेड ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो कहते हैं कंजर्वेशन जो होता है वो रख देती है किसी चीज़ को, प्रिजर्वेशन डेड एनिमल जैसे उसको कलेक्ट करते हैं, ड्राई करते हैं, पीन करते हैं, सब कुछ मतलब अंदर से सब कुछ निकाल के अंदर प्रिजर्व कर देते हैं किसी केमिकल में, या फिर उसे हम प्रिजर्वेशन करते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक इसी पे है, वो है हर्बेरियम। क्या? हर्बेरियम। पता है कभी छोटी क्लासेस में हमको जो प्रोजेक्ट देते थे उसमें पत्तियाँ सुखा के लगानी होती थी। हाँ, वो जो होते हैं उसे हम हर्बेरियम कहते हैं, बट वो अलग लेवल पे होती है, बड़े लेवल पे होते हैं। तो वो क्या होती है, वो 3 भाग में, यानी कि उसके टाइप्स नहीं कह सकते, बट 3 टाइप्स में हम उसे डिवाइड किए थे। एक प्लांट्स, एक्सिटू और प्रिजर्वेशन। मतलब प्लांट्स तो होता है और उसे एक्सिटू, एक्सिटू मतलब कि यहाँ से कहीं और ले जाकर रखते हैं, उसे एक्सिटू कहते हैं। और प्रिजर्वेशन, उसे मैंने कहा कि जैसे केमिकल में या फिर जैसे कोई भी करके प्रिजर्व कर देते हैं, उसे प्रिजर्वेशन कहते हैं। अच्छा, तो हर्बेरियम में कैसे होगा? हर्बेरियम्स में ऑलमोस्ट नहीं, मतलब हर्बेरियम में सभी जो होते हैं वो है प्लांट्स होते हैं। क्या? प्लांट्स होते हैं। उससे पहले कलेक्ट करते हैं, फिर ड्राई करते हैं, फिर पीन करते हैं, पॉइजन करते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, और ये हो गया हमारा हर्बेरियम। और हमें हर्बेरियम के आगे कुछ बातें जानी है। वो है एक शीट आती है हर्बेरियम की, उसमें अलग अलग चीज़ें लिखी जाती है, जैसे उसमें बॉटेनिकल नेम लिखा जाता है, कलेक्टर नेम, जिसने कलेक्ट किया था उसका नेम, इंग्लिश नेम, डेट ऑफ कलेक्शन, फैमिली नेम, प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम। तो इसे आप कैसे याद रखोगे ये सारी चीज़ें? ऊपर से 11.5 इंच होती है, नीचे से मतलब साइड में से 16.5 इंच का पेपर होता है। वो कैसे याद रखोगे? तो आप ऐसे याद रख सकते हो, BCDEF, एफ तक याद रखो, फिर P और E है, P और L, फिर तो आपको जो इससे शॉर्टकट से आ जाएगा। ओके। हर्बेरियम शीट आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम। जो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम होती है उसके तहत अपनाई जाती है। और जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम किसने दी थी? ये 2 साइंटिस्ट ने दी थी, उसका नाम था बेंथम एंड हुकर। ओके। तो हर्बेरिया वो होता है, एक माइनर हर्बेरिया होता है, एक मेजर हर्बेरिया होता है। माइनर यानी कि स्टोर लोकल प्लांट्स, यानी कि लोकल प्लांट्स वो रखते हैं। मेजर हर्बेरिया वो होता है कि स्टोर डिस्टेंट प्लांट स्पीसीज, मतलब कि कहीं से भी, जैसे अफ्रीका का या फिर अमेरिका का कोई भी प्लांट, इंडिया का कोई भी प्लांट मेजर हर्बेरिया में रखा जाता है। अच्छा, पता है हर्बेरिया होता क्यों है? सपोज करो कि आज से हज़ारों साल बाद की ये कौन सा पेड़ है, या फिर ये पेड़ या फिर ये जड़ी बूटी हमें चाहिए ही चाहिए, तो उससे फिर साइंटिस्ट कुछ भी करके ला सकते हैं, या फिर कहीं और मिला है कौन सा टाइप्स का प्लांट है, क्या हिस्ट्री में था या नहीं है, अभी ये नया नया जन्म लिया या फिर नया नया इन्वेंट हुआ है। उसके लिए हमें हर्बेरिया रखते हैं कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए रखते हैं। ओके। अगर हम आगे देखें बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है? प्लांट्स होते हैं, एक्सिटी और कंजर्वेशन। इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में सब कुछ एक्सिटी होगा, इन सिटू कुछ भी नहीं होगा। ओके। तो प्लांट्स के ऊपर ऐसे लिखा जाता है कि FGS, यानी कि फैमिली नेम, जीनस नेम और स्पीसीज नेम लिखे जाते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए प्लांट्स को। ओके। और ये सब एक्सिटू होते हैं। तो यहाँ पे कुछ देखिए जो है एग्जाम्पल ऑफ बोटेनिकल गार्डन, दुनिया के बड़े बड़े बोटेनिकल गार्डन दिखाने जा रहे हैं। तो BLNRI, भारतीय लव्स NRI, तो इसका जो ये तो शॉर्ट फॉर्म में है, बट इसका जो मीनिंग क्या था वो बताता हूँ। लॉयल बी मतलब तो हमें पता है बोटेनिकल गार्डन, तो कैसे याद रखेंगे? तो लॉयल बोटेनिकल गार्डन किस में है? लॉयल कौन है थे? दार्जिलिंग। ओके, दार्जिलिंग याद रखेंगे। और इसमें नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? लखनऊ में है। कभी कभी कैपिटल भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना UP। ओके। रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? रॉयल कौन रहते हैं? ब्रिटिशर्स होते हैं। ब्रिटिशर्स कहाँ रहते हैं? इंग्लैंड में रहते हैं, तो न्यू इंग्लैंड। क्या लिखा है? न्यू इंग्लैंड। ओके। इंडियन बोटेनिकल गार्डन इन हावड़ा, किसमें? हावड़ा में। तो हर्बेरियम आर एसोसिएट विथ बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम में वो एसोसिएट होता है बोटेनिकल गार्डन से। रॉयल बोटेनिकल गार्डन हैज़ द लार्जेस्ट हर्बेरिया इन द वर्ल्ड। कौन सा? रॉयल बोटेनिकल गार्डन सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में, पूरे प्लेनेट पे। ओके।
वो है इंग्लैंड का रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। सो अब आते हैं हम म्यूज़ियम पे। म्यूज़ियम म्यूज़ियम में क्या होता है? म्यूज़ियम में आपने क्या क्या देखा है? म्यूज़ियम में आपने देखा है अक्सर प्लांट्स भी देखे होंगे। म्यूज़ियम में कोई केस कीमती जो प्लांट है वो एनिमल्स की स्किन या फिर एनिमल्स की हड्डी, ये सब स्केलेटन आर्ट्स, ये सब आपने म्यूजियम्स में काफ़ी बार देखे होंगे। तो वो क्या वहीं पे रहते, मतलब वहीं पे उगते हैं या फिर वहीं पे थे इसलिए वहीं पे म्यूजियम बना दिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग कोनों से लाया जाता है। तो वो हो गए एक्सितु। क्या? एक्सितु। और वो प्रिजर्वेशन क्यों? क्योंकि वो मरे हुए हैं। कंजर्वेशन होगा तो जिंदे होंगे, बट वो तो मरे हुए हैं इसलिए। तो इनका पर्पज़ होता है एजुकेशन पर्पज़ होता है। ओके, तो हम प्रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। प्रिजर्वेशन दो तरह के होते हैं। देखो म्यूजियम में तो इतना नहीं आता है, अब प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। पर्टिकुलरली मैं आपको समझाता हूँ प्रिजर्वेशन का टॉपिक। प्रिजर्वेशन दो तरह के होते हैं, एक वेट और एक ड्राई। वेट में एनी एनिमल पार्ट स्टोर्ड इन फॉर्मलाइन। फॉर्मलाइन एक केमिकल होता है जिसमें काफ़ी समय तक, हज़ारों करोड़ों जो वर्ष होते हैं, तब तक कोई भी चीज़ उसमें नहीं बिगड़ती या फिर परमानेंट कोई भी चीज़ नहीं बिगड़ती, वैसे की वैसी रहती है। कोई भी बॉडी को उठा कर डाल दो उसमें, पूरा मतलब डायरेक्ट मत डाल दो, उसके अंदर सब कुछ निकालना पड़ेगा। ओके ओके। तो सेकेंड होता है ड्राई। ड्राई में होते हैं, ड्राई में दो पार्ट्स होते हैं, वो है स्मॉल एनिमल और लार्ज एनिमल के लिए। स्मॉल एनिमल के लिए हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, किल करेंगे और पिनिंग इन द बॉक्स करेंगे। पहले कलेक्ट करेंगे, फिर मार देंगे, फिर बॉक्स में पिन कर देंगे। ओके। लार्ज एनिमल के लिए कलेक्ट करेंगे, किल करेंगे और स्टफिंग करेंगे, यानी कि उसके अंदर से जो भी है वो निकालेंगे, अंदर रुई डालेंगे, ये सब करेंगे। ओके, रुई डालेंगे तो भी हो जाएगा। सो अब आते हैं जूलॉजिकल पार्क पे। उस पे होते हैं एनिमल्स, होते हैं उसके अंदर एनिमल्स भी होंगे ना, हाँ, और एक्सिटो होंगे। ओके, और कंजर्वेशन होगा, यानी कि वो लिविंग हो गए जूलॉजिकल पार्क में। आप कहीं चिड़ियाघर में या फिर कहीं गए हो तो उसे जूलॉजिकल पार्क ही कहा जाता है। तो वहाँ उनके सिमिलर हैबिटेट प्रोवाइड की जाती है, जो नेचर में रहने के लिए काबिल होती है उनके, वही सिमिलर हैबिटेट। ओके, और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट हैबिटेट और बिहेवियर, यानी कि जो जब वो वहाँ रहेंगे, इंसान क्यों रखते हैं? क्योंकि उनका हैबिट और बिहेवियर जान सके, क्योंकि वो क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ जान सके। ओके, तो लेट्स रिवाइज फटाफट से। हर्बेरिया आता है तीन, वो है प्लांट। हर्बेरिया तीन नहीं होता, मतलब हर्बेरिया होता है उसके अंदर क्या होता है? प्लांट होते हैं, एक्सिटू और प्रिजर्वेशन होती है। तो कलेक्ट, ड्राई, पिन, पॉइजन, DDT स्प्रे, जो भी है वो स्प्रे, यानी कि जो मैंने अभी स्प्रे कहा था वही पेस्टिसाइड स्प्रे। इट्स ए क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस। फटाफट से कोई भी, यानी कि हज़ारों साल बाद पता चले कि ये पेड़ उगा, तो कौन सा पेड़ है वो देखने के लिए हिस्ट्री में देखेंगे तो क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर यूज़ भी होगा। और इसका जो था चार्ट, यानी कि BCDEFPL ऊपर होती है 11.5 साइज, और बाजू में होती है 16.5 साइज। ओके, और बोटेनिकल गार्डन में देखेंगे जो होता है प्लांटी एक्सिटो कंजर्वेशन प्लांटी में, यानी कि प्लांट्स के ऊपर फैमिली नेम, जीनस नेम, स्पीसीज नेम रखे जाते हैं, मतलब लगाए जाते हैं कि FGS याद रखने का वो लगाए जाते हैं। एजुकेशनल पर्पज़ होगा और आइडेंटिफिकेशन के लिए भी पर्पज़ होगा। ओके, म्यूजियम में होंगे प्लांट्स हो गए, एनिमल के स्केलेटन, आर्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सिटू और प्रिजर्वेशन दो टाइप के होंगे वहाँ पे जो म्यूजियम में। ओके, ड्राइव और वेट में। ओके, स्मॉल एनिमल, लार्ज एनिमल के लिए अलग अलग होता है, वो हमें पता है। पर्पज़ एजुकेशन होगा। जूलॉजिकल पार्क तीन, एनिमल एक्सिटू कंजर्वेशन। ओके, सिमिलर हैबिटेट टू नेचर प्रोवाइड किया जाएगा, पर्पज़ होगा हैबिटेट एंड बिहेवियर जानने का। ओके, तो अब आती है टेक्सोनोमिक की। टेक्सोनोमिक की में क्या होता है? लिस्ट ऑफ कैरेक्टर based on similarities dissimilarities, it help in selection of one species and rejection of other species। उसको हम लीड कहेंगे, यानी कि एक सेलेक्ट होगा दूसरा रिजेक्ट होगा, उसे हम लीड कहेंगे। ओके, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन, और फिर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रेक्टाइल कैरेक्टरिस्टिक, और जो हमारा स्टेटमेंट्स इन पेयर ऑफ कॉल्ड आर कपलेट्स, जो हाँ पेयर में होंगे उसे हम कपलेट कहेंगे। टू स्टेटमेंट इन की आर कॉल्ड कपलेट, या फिर कपल से याद रख सकते हैं हम, जब दो इंसान ये होते हैं तब कपल बन जाते हैं, वैसे ही कपलेट इसे कहा जाता है। इट्स एनालिटिकल इन नेचर, वो क्या नेचर का एनालिटिक्स करने के लिए होती है वो टेक्सोनोमिक की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है, NCERT से भी उठा के पढ़ लेना। फ्लोरा क्या आता है? फ्लोरा में होता है फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, वो है हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फ्लोरा मीन्स ये होता है। ओके, मैनुअल मतलब मैनुअल में आते हैं बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं और एक कंप्लीट लिस्ट होती है कैरेक्टर की,
उनका पर्पस होता है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए किसी भी चीज़ को। ओके, मोनोग्राफ मोनो में क्या होता है, वन टेक्सोन होता है, सिर्फ और सिर्फ एक टेक्सोन। यदि हम मैंगो के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम मोनोग्राफ कहेंगे। ओके ओके, जैसे मैंगो का अगर मतलब जैसे बहुत सारे के अंदर हम ये कर रहे हैं स्टडी तो उस मेन्यू कहेंगे, कुछ के अंदर कर रहे हैं तो हम फ्यू कैरेक्टर कहेंगे। ओके, कैटालॉग क्या आता है, वो है अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज कहेंगे उसे हम, जैसे ABCD के फॉर्म में जैसे अरेंज किया जाता है कोई भी एनिमल का नाम, उसे हम कैटालॉग कहेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट देखेंगे फ्लोरा। यही हम फ्लोरा की जो डिटेल, फ्लोरा हमने अभी अभी पढ़ा जो है हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हैबिटेट में मीन्स जो वहाँ रहता है, यानी कि उस एनवायरनमेंट में रहता है। जैसे शार्क होती है वो वाटर में रहती है तो वो हैबिटेट हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, कोई भी पानी में रह जाएगी वो शार्क, या फिर स्विमिंग पूल में डाल दो तो वो स्विमिंग पूल में होगी, तालाब में होगी, नहीं भैया, वो होती है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग जगह पे होता है, वो होती है समुंदर में होती है। कहाँ, सी में, समुंदर में, रिवर्स में, ऐसे होती है। तो इन दोनों को जो हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे ये है हमारे इंडेक्स। क्या है, इंडेक्स। ओके, मैनुअल, मैनी स्पीसीज एंड मैनी कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, ये सब आइडेंटिफिकेशन का लिए। ओके, अब कैरेक्टर ऑफ लिविंग जान लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या कैरेक्टर हैं। बहुत तो इंतज़ार किया होगा तो जान लेते हैं। पहले तो ग्रोस म्रू, क्या ग्रोस म्रू, आई मीन जो कैरेक्टर ऑफ लिविंग है वो दो भाग में डिवाइड है। पहला ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर और सेकंड नॉन ऑब्जर्वेबल, जिसे देख सकते हैं और जिसे नहीं देख सकते। तो पहले हम देखेंगे देख क्या सकते हैं हम। पहले तो हम जो ग्रोथ होती है वो देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन देख सकते हैं और सेंसिटिविटी देख सकते हैं। कॉन्सियसनेस देख सकते हैं, मैंने आपको छुआ तो आपने हाथ हटा लिया तो कॉन्सियसनेस देख सकते हैं। और क्या नहीं देख सकते हम, मेटाबॉलिज्म देख सकते हैं, जो हमारे जो पेट में प्रक्रिया हो रही है, केमिकल प्रक्रिया हो रही है उसे मेटाबॉलिज्म कहेंगे। केमिकल रिएक्शन डेट इन द स्टोमच इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, रेप्लिकेशन देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि जो जीन्स की कॉपी बनती है देन स्पर्म ऑन ये सब प्रोड्यूस होते हैं, सन बनता है, वो देख सकते हैं हम, नहीं देख सकते। ओके ओके, ग्रोथ, पहला हम आते हैं ग्रोथ पे। ग्रोथ क्या होती है, तो ग्रोथ पे आते हैं। ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कह सकते हैं इसे हम कैरेक्टर है, और ये डिफाइन प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी तो है पर डिफाइन नहीं है। डिफाइन क्यों नहीं है भैया, डिफाइन नहीं है, आप क्या कर सकते हैं। तो इंक्रीज इन एनी पैरामीटर इज द ग्रोथ, कोई भी पैरामीटर में हम जैसे साइज में, वॉल्यूम में, लेंथ में, एरिया में, किसी में भी ग्रोथ हो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। ओके, इज द फीचर ऑफ ग्रोथ, नॉट अ प्रॉपर्टी, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, दो टाइप के ग्रोथ है, एक इंटेंसिक और एक्सटेंसिक। इंटेंसिक ग्रोथ में इट्स प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एक्सटेंसिव होता है प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, लिविंग की देखते हैं हम पहले। लिविंग में जैसे सेल अंदर से बड़े होते हैं, अंदर से जैसे हम बड़े होते हैं, सेल अंदर से बड़े थे क्या, पहले सेल अंदर से बड़े होंगे तब ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम, ऐसे सब कुछ बड़ा होता जाएंगे, यानी शुरुआत सेल से होती है, तो वो सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ना कि नॉन लिविंग में। ओके, एक्सटेंसिव में क्या होता है, नॉन लिविंग, जैसे कि हमने ब्रिक्स के पे ब्रिक्स रख दी, रेत के जो ढगला होता है उस पर रेत डाल दी, पत्थर पे पत्थर डाल दी, उसे हम एक्सटेंसिव ग्रोथ कहेंगे। ओके ओके, अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन यानी री मतलब क्या होगा, अगेन आपने जिससे और उससे पैदा करने होते उसे रिप्रोडक्शन कहेंगे। ओके, अपने जैसे यानी कि इंसान के जो काइंड्स होते हैं, वो किड्स वो पैदा करे तो हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। कि इंसान के अंदर नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये है, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, ये कैरेक्टर है लिविंग का बट ये जो डिफाइनिंग नहीं है। अच्छा, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमंस में मेल हिनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे कांट परफॉर्म अ रिप्रोडक्शन बट दे आर लिविंग। मतलब कि क्यों जो फीचर नहीं है डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि वो सब में नहीं लागू होता। जैसे ग्रोथ सब में नहीं लागू होती, कोई बोना रह जाता है तो कोई बड़ा हो जाता है।
वैसे ही रिप्रोडक्शन सब में नहीं लगती। क्यों? क्योंकि कोई जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन्स हो गए, इनफर्टाइल कपल्स हो गए, एक मेल हो गई, हिनी हो गई, ये सब हो गए, तो इनफर्टाइल, ये फर्टाइल नहीं हो सकते। ओके, फिर आता है कि दो टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व और सॉरी असेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट। क्या मीन्स क्या होता है? एक वन, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, और सेक्सुअल मीन्स टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। ओके, जो असेक्सुअल में क्लोन जो होता है हमारा, जैसे हम जेरोक्स कॉपी करवाता है, इन्वॉल्व है बिकॉज वन पेरेंट है, नहीं कि ओरिजिनल कॉपी है तो ही जेरोक्स कॉपी निकल पाएगी, उसे हम असेक्सुअल कहते हैं। ओनली वन पेरेंट होगा उसमें, और टू पेरेंट्स में वेरिएशन आएगा उसमें कुछ ना कुछ। जेरोक्स में पूरा का पूरा कॉपी टू कॉपी, और जो सेक्सुअल होगा उसमें कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आएंगे, चाहे वो छोटा से छोटा ही क्यों ना हो। तो आगे बढ़ते हैं, वो है सेंसिबिलिटी, अवेयरनेस, कॉन्शियस, जो भी कहो उसे। तो ये एक तो कैरेक्टर तो है ही है, उसके साथ डिफाइनिंग फीचर भी है, यानी कि कॉन्शियसनेस जिसमें भी है वो लिविंग है। ओके, हालांकि जैसे हम कह सकते हैं क्या कोई नॉन लिविंग में कोई कॉन्शियसनेस होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। क्या चेयर में होती है? नहीं। कोई भी कुर्सी में भी नहीं होती है। लिविंग में होती है? यस, होती है। तो उसे हम कॉन्शियसनेस कहेंगे। ओके, सेल्फ कॉन्शियसनेस कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस होते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, कॉन्शियसनेस तो सब होती है, बट जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस ये करना है, वो करना है, मिरर के सामने देख के ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, बाल ऐसे घुमा रहे हैं, उसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस है। कभी किसी गाय को देखा है कि अपने आप को मिरर में देख रही है, पानी में देख रही है और अच्छे से संवर रही है? नहीं ना, तो उसे हम सेल्फ कॉन्शियस नहीं कहेंगे, कॉन्शियसनेस कहेंगे, बट सेल्फ कॉन्शियस नहीं कहेंगे, वो सिर्फ ह्यूमंस में होती है। ओके, सीजनल ब्रीडर्स, एनिमल्स विच कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर सीजन, उसे हम सीजनल ब्रीडर्स कहेंगे। यानी कि उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है, तभी तो वो जो कहते हैं कि सीजनल्स में प्रोड्यूस कर देते हैं। जो उनके डॉग्स होते हैं, यानी कि बच्चे होते हैं, वो सीजन्स में, कोई पर्टिकुलर सीजन में होती है। ह्यूमन में ऐसी नहीं होती, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है और वो नहीं है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, अब हमने ऑब्जर्वेबल का तो पढ़ लिया, ज़रा नॉन ऑब्जर्वेबल का भी पढ़ लेते। वो है मेटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन विच आर प्रेजेंट इन इनसाइड द बॉडी लिविंग बीइंग, जो भी है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो भी रिएक्शन हमारे अंदर हो रही है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। सम ऑफ ऑल द रिएक्शन विच आर हैपनिंग इनसाइड ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड इन मेटाबॉलिज्म। ओके, और ये डिफाइनिंग फीचर है। क्या? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ये। तो दो भाग है इसका, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो कंस्ट्रक्ट करता है या फिर फॉर्मेशन करता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाता है, और कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, हमारे अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन या किसी के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना? हाँ, कभी आपने ऐसा देखा कि अपने आप ग्लूकोज बन रहा है हमारे अंदर? नहीं, वो प्लांट्स के अंदर होता है। ओके, मेटाबॉलिज्म की टू टाइप्स थे। हाँ, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, हाँ वो तो होते हैं, बट यूँ कहो कि मेटाबॉलिज्म बाहर भी हो रहा है अंदर भी हो रहा है, तो क्या जो बाहर हो रहा है उसको भी हम लिविंग मान लेंगे? नहीं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग, नहीं, उसके अंदर दो कंडीशन होती है कि विवो और विट्रो। विवो मतलब जो बाहर हो, सॉरी, विट्रो मतलब जो बाहर हो रही है, जो विवो मतलब जो अंदर हो रही है, और जो विवो होगी वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होगी। ओके, विट्रो आउटसाइड द बॉडी होगी, यानी कि जैसे हमने सॉल्यूशन लिया H2CO2 + H2O, तो बाहर टेस्ट ट्यूब में H2CO3 कहेंगे, तो उसमें क्या कहेंगे हम? क्या वो लिविंग है? नहीं, क्योंकि वो बाहर हो रही है इसलिए नॉन लिविंग है। तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट लिविंग रिएक्शन है, उसे ऐसा कहा जाएगा। ओके, और विवो तो लिविंग भी है और लिविंग रिएक्शन भी है, और विट्रो में नो लिविंग रिएक्शन बट लिविंग थिंग नहीं। ओके, आगे चलते हो। रेप्लिकेशन होता क्या है? यानी कि रेप्लिकेशन टॉपिक है इसलिए। ओके, रेप्लिकेशन होता है क्या है? रेप्लिकेशन जो दो डीएनए होते हैं उसमें से, अरे सॉरी, जो दो स्पर्म और ओवन होते हैं, जैसे दो इंसान, एक फीमेल एक मेल है, फीमेल के अंदर से क्या प्रोड्यूस होगा? ओवम प्रोड्यूस होगा, और मेल के अंदर से, अच्छे से बताए, वेस्ट कर रहे, स्पर्म।
ओके, तो दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, जाइगोट बनेंगे। जब जाइगोट बनेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, डीएनए बन रहा है, यानी कि उसके अंदर डीएनए आए कहीं से, स्पर्म और ओवन से। ये सुनो, यस, डीएनए से वेरिएशन बनता है। ओके, ये तो पता है ना? हाँ पता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे, जब टू आइडेंटिकल कॉपीज फ्रॉम देन ओरिजिन डीएनए इज कॉल्ड एन रेप्लिकेशन। ये पूरी डेफिनेशन, बट सिंपल फॉर्म में कहे तो जो भी टू कॉपीज यानी कि दो इंसान है, उसके अंदर से जो भी डीएनए बना, जो उस डीएनए का ओरिजिन है, और जो लास्ट में बनता है उसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन। ओके ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। Organization. Different entities combine to form a single body और structure is called an organization। यानी कि जो different bodies, यानी कि जैसे सेल बनेगा तब क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, और जब टिश्यू बनेगा तब क्या होगा, ऑर्गन बनेगा। यानी कि जो सेल सिस्टम है उसका भी कोई ऑर्गन होगा, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म उस टाइप का भी होगा। यस नो, यस। और जो टिश्यू टाइप है उसका भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनिज्म होगा उसके टाइप का। ये सुनो, यस, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नीचे डेफिनेशन, डिफरेंट एंटिटीज कंबाइन टू फॉर्म एन सिंगल बॉडी और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, मेटाबॉलिज्म और सेंसिबिलिटी और जो हमारा सेल वाला था, ये तीन जो हुए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। तो हम कोमा पेशेंट को क्या कहेंगे, देखो पहला तो उसके अंदर सेल है तो वो लिविंग है। सेकंड, उसके अंदर सेंसिबिलिटी है या नहीं है वो पता नहीं, बट मेटाबॉलिज्म चल रहा है थोड़ा ना भाई, थोड़ा थोड़ा या फिर चल ही रहा है। ओके, सेंसिबिलिटी है भैया या नहीं है? कभी कोमा पेशेंट के अंदर सेंसिबिलिटी होती क्या, नहीं होती, तो क्या कहेंगे उसे? तब हम उसे सिंपली ऐसा कह देंगे कि जब तक वो जिंदा है ना तब तक वो लिविंग है, जब वो मर गया तब वो नॉन लिविंग है। हाँ भैया, इसका स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, बट यही इसका मीनिंग है, चाहे कोई भी बुक में उठा के देख लो। ओके ओके, बस यही है। और अगले चैप्टर में हम लाएंगे, यानी कि अब अगला चैप्टर होगा चैप्टर 8 का जो वन शॉट वीडियो, वो भी काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स के साथ था, तो बने देखिए। जो फर्स्ट वीडियो था ये तो ऐसे ही मैंने रिस्पॉन्स के लिए दे दिया। ओके, तो बाय बाय, सी यू। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो यहाँ तक देख लेगा, नहीं देखे तो कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लर्न हो गया।